आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भारत किस तरह से 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। और ये भी हमने बताया पिछले वीडियो में कि 26 नवंबर 1950 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन 2 महीना क्यों रुका गया और क्यों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया, ये बात हम लोग जान गए हैं। और उस वीडियो के दूसरा पार्ट में हम लोग आज जानेंगे कि भारत एक गणराज्य है कैसे। क्योंकि हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो ये गणतंत्र का मतलब क्या होता है, आखिर गणराज्य क्या होता है, आज हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। गणराज्य का मतलब क्या होता है, भारत एक गणराज्य है कैसे, भारत लोकतंत्र के साथ साथ गणराज्य भी है कैसे, ये हम लोग समझेंगे आज के वीडियो में। तो हम लोग जानते हैं कि भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। भारत को आज़ादी मिली कब? 15 अगस्त 1947 को। ये किस अधिनियम के तहत मिली थी? तो इंग्लैंड की संसद में एक पारित किया गया था अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कौन अधिनियम? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया गया था। और उसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 2 राष्ट्र स्वतंत्र हुआ भारत से। यानी भारत जो पहले अंग्रेजों के अधीन था, जब आज़ादी मिली तो आज़ादी के साथ ही यह 2 राष्ट्र में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। तो ये दर्जा जो मिला आज़ादी के समय, दोनों को दर्जा मिला डोमिनियन स्टेट का। डोमिनियन स्टेट का अधिराज्य का। आज़ादी के साथ ही किस तरह का स्टेट का दर्जा मिला? तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला। और 2 डोमिनियन स्टेट सामने आए विश्व के पटल पर। 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ भारत। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो उसने अपना गवर्नर जनरल बनाया मोहम्मद अली जिन्ना जी को। किनको बनाया? मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया। और प्रधानमंत्री बनाया लियाकत अली खान को। यानी पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो आज़ादी के साथ ही उसने अपने देश का गवर्नर जनरल बनाया मोहम्मद अली जिन्ना को और प्रधानमंत्री बनाया लियाकत अली खान को। तो दूसरी तरफ देख सकते हैं भारत ने आज़ादी के साथ ही गवर्नर जनरल बनाया लॉर्ड माउंटबेटन को। यानी उन्हीं को कंटिन्यू रखा, जो पहले से लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे भारत के, वही बने गवर्नर जनरल। और प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह बात आप जान गए। अब देखिए आगे, ये देखिए लॉर्ड माउंटबेटन जो बने गवर्नर जनरल, वो रहे हैं 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक। यानी स्वतंत्र, अगर कोई पूछे आपसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन को ही कंटिन्यू रखा गया था। और वो कार्य कब तक किए? तो 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर के पद पर आए और वो रहे 20 जून 1948 तक। 20 जून 1948 तक वो रहे गवर्नर जनरल। और 20 जून 1948 से भारतीय गवर्नर जनरल बन गए सी राजगोपालाचारी, जो रहे हैं संविधान लागू होने के दिन तक। यानी कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर पूछ दे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। इस तरह से आपने देखा कि इन्होंने काम किया 20 जून 1948 से संविधान लागू होने तक। अब चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को और लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है। अब देखिए, संविधान लागू होने के साथ ही, यानी अब देखिए 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक, यानी भारत का संविधान लागू होने तक, भारत का जो राजनीतिक दर्जा था, पॉलिटिकल स्टेटस था, वो था ब्रिटिश राष्ट्र कुल के अधीन एक औपनिवेशिक राज्य का। यानी ब्रिटिश राष्ट्र कुल के अधीन एक औपनिवेशिक राज्य का। औपनिवेशिक राज्य का मतलब हम समझा देते हैं, आपको समझा चुके हैं कि पूरी तरह से आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आज़ादी में भी हमारे देश में स्वशासन मिल गया हमको, लेकिन जो हेड पावर है वो अभी भी अंग्रेज बना हुआ था। कहने का मतलब पेपर के अनुसार, ठीक है, व्यवहार में हम लोग आज़ाद हो गए थे, लेकिन स्टेटस जो था ब्रिटिश राष्ट्र कुल के अधीन एक डोमिनियन स्टेट का था। ठीक है। तो जैसे ही हम संविधान अपना लागू कर लिए, तो संविधान लागू होने के साथ ही हम लोग अपना संविधान लागू करने के साथ ही हम लोग अब गणतंत्र हो गए, गणराज्य हो गए। यानी कि देखिए, ब्रिटिश राष्ट्र के अधीन एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा था 15 अगस्त से लेकर के 1947 से लेकर के 26 1950 तक। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही संविधान लागू हमारा हुआ, तो देख सकते हैं यहाँ पे संविधान लागू होने के साथ ही भारत का जो दर्जा हो गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का हो गया।
यानी भारत एक क्या है, गणराज्य हो गया। कब से? 26 जनवरी 1950 ईस्वी से। अब ये गणराज्य का मतलब हमको समझना है। देखिए गणराज्य भारत का, देखिए गणराज्य का मतलब होता है कि जो देश अपने आप को गणराज्य घोषित करता है, तो हमने भारतीय संविधान के अनुसार भारत को कैसा देश घोषित किया? लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। संपूर्ण प्रभुत्व का संपर्क का मतलब जान गए कि देश आजाद हो गया तो उसी समय से निर्णय हम लेने लगे, लेकिन संविधान लागू होने के साथ ही विधिवत हम लोग स्वतंत्र हो गए इस मामले में कि अब हमारे ऊपर कोई नहीं है, हमारा निर्णय खुद का है, हम जो चाहेंगे वो निर्णय ले सकते हैं, किसी भी देश के अधीन हम नहीं हैं, अपना निर्णय लेने के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, हमें कोई भी बाध्य नहीं कर सकता है अपनी बात को मानने के लिए। क्योंकि अभी तक जो देश चल रहा था ना, संविधान लागू होने के पहले देश चल रहा था 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है ना। तो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत चल रहा था, जो अंग्रेजों के समय बनाया गया एक तरह से संविधान था, कह सकते हैं, रूपरेखा था, उसी के द्वारा बनाया गया था। तो हम लोग जब अपना संविधान बना लिए तो उस समय से हम लोग अपना संविधान के तहत अपने देश का दर्जा दिए, हम देश का दर्जा जो दिए हम वो दिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो हम हो ही गए, लोकतांत्रिक भी हो गए और गणराज्य भी हो गए। तो हम लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब समझ चुके हैं कि अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहता है पूरी तरह से, किसी देश के अधीन हम नहीं हैं, किसी देश की बात को मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। और लोकतंत्र का मतलब समझते हैं कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा शासन होगा, जनता का शासन होगा लोकतंत्र में। और गणराज्य का मतलब भी हमको समझना है, क्योंकि हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि गणतंत्र दिवस का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब क्या होता है। आज हम यहाँ बता रहे हैं कि गणतंत्र का मतलब होता है, गणराज्य का मतलब होता है कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष, यानी जिस देश के जो हेड होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं, वो निर्वाचित होकर अपने पद पर आते हैं, न कि वंशानुगत। तो जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होकर चुनाव के द्वारा अपना पद प्राप्त करते हैं एक निश्चित अवधि के लिए, तो वह देश कहलाता है गणराज्य। यानी गणराज्य का पहला मतलब हो गया कि जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होकर चुनाव के द्वारा अपने पद पर आते हैं, न कि वंशानुगत। यानी वंशानुगत मतलब क्या? राजतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी वो व्यक्ति हटेंगे तो उनके खानदान में कोई बनेंगे, इसे बोलते हैं राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो हम लोग, या वंशानुगत कहते हैं, तो हम लोग इसको नहीं माने, हम लोगों ने लोकतंत्र के साथ साथ गणराज्य माना, बनाया देश को। गणराज्य का मतलब होता है कि राष्ट्राध्यक्ष होते हैं निर्वाचित, किसी खानदान से नहीं आएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, बल्कि उनका चुनाव होगा और एक निश्चित समय के लिए देश के राष्ट्राध्यक्ष बनेंगे। अपने देश में राष्ट्राध्यक्ष का पद नाम है राष्ट्रपति। तो अपने देश के राष्ट्रपति देखते हैं कि हर 5 साल पर इनका चुनाव होता है, न कि किसी खानदान से आ जाते हैं, किसी पीढ़ी दर पीढ़ी आ जाते हैं, वंशानुगत नहीं आते हैं, किसी वंश से नहीं आते हैं। हर बार देखते हैं हमारे देश में राष्ट्रपति निर्वाचित होकर अपने पद पर आते हैं, इसलिए हमारा देश गणराज्य है। अब तुलना करेंगे इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड क्या है? लोकतंत्र तो वहां है, लेकिन वह गणराज्य नहीं है। इंग्लैंड लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं है, लोकतंत्र है, गणराज्य नहीं है। वो कैसा है? तो इंग्लैंड है लोकतांत्रिक राजतंत्र वाला देश है, लोकतंत्र है, लेकिन उसका जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो महाराजा होते हैं, वो चुनाव जीत कर नहीं आते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बन रहे हैं। अभी हाल में देखा, महारानी मरी तो उनके परिवार के किसी एक सदस्य ने वहां के महाराजा का पद धारण किया, तो वो वंशानुगत सिस्टम हो गया, राजतंत्रात्मक का लक्षण हो गया, राजतंत्र हो गया वहां पे। यानी इंग्लैंड में लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र है। लोकतंत्र से जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, लेकिन वहां का राष्ट्राध्यक्ष जो राजा होते हैं वो वंशानुगत आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं, उस वंश से ही कोई ना कोई राजा बनेगा वहां का। इसे वंशानुगत कहते हैं व्यवस्था, राजतंत्र कहते हैं। यानी इंग्लैंड में कैसी शासन व्यवस्था है? तो लोकतांत्रिक राजतंत्र है वहां पे। भारत में कैसा है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। अमेरिका की बात कर लीजिए, वो तो और बहुत बड़ा देश है गणराज्य, चूंकि वहां के 2 राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति कहलाते हैं, वो भी निर्वाचित होकर आते हैं, तो वो भी गणराज्य है। यानी भारत लोकतंत्र के साथ साथ गणराज्य है, अमेरिका लोकतंत्र के साथ साथ गणराज्य है, इंग्लैंड लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र है, गणराज्य नहीं है। इसलिए अगर कोई पूछे आपसे कि भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है कैसे, तो आप जब देख सकते हैं कि लोकतंत्र द्वारा जनता के द्वारा चुनी गई सरकार बनती है, और गणराज्य का मतलब यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होकर अपने पद पर एक निश्चित अवधि के लिए आते हैं, वंशानुगत नहीं आते हैं किसी खानदान से। इंग्लैंड में क्या होता है कि लोकतंत्र के द्वारा चुनाव होता है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का गठन होता है, लेकिन वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष जो है वंशानुगत आते हैं, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वहाँ अभी भी कायम है। तो ये अब समझ गए आप लोग।
यहाँ देख रहे हैं भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। यही गणराज्य की खूबसूरती है, गणराज्य की विशेषता है। अमेरिका में क्या है, लोकतंत्र के साथ साथ गणराज्य है भारत की तरह, लेकिन इंग्लैंड में लोकतंत्र के साथ साथ क्या है, राजतंत्र है। ठीक है, अब देखिए भारत एक गणराज्य है, इसका फिर से समझ लीजिए, दो मतलब होता है, राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा न कि वंशानुगत। यानी भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति, वो निर्वाचित होकर आते हैं, चुनाव द्वारा आते हैं, इसलिए गणराज्य है। और गणराज्य का एक दूसरा मतलब होता है, दूसरा मतलब क्या, इसी का एक मतलब समझ लीजिए, जब निर्वाचित होगा तो कोई भी व्यक्ति बन सकता है, आम से आम नागरिक भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। यही तो गणराज्य की खूबसूरती है। जब इंग्लैंड में देख रहे हैं, खानदान एक ही खानदान से आते हैं, वहां के राजा वंशानुगत आते हैं, लेकिन भारत गणराज्य का मतलब यह हुआ कि भारत के कोई भी आम से आम नागरिक भी भारत में राष्ट्रपति बन सकते हैं, यानी सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। यही गणराज्य है। इसको देखिए इस शब्दों में, गणराज्य के सभी नागरिक, यानी जो देश गणराज्य होगा वहां के सभी नागरिक एक समान है, सभी नागरिक एक समान है, समान होते हैं। अतः वह किसी भी लोक पद को, किसी भी सरकारी पद को, लोक पद को, ऊंचा से ऊंचा पद को के लिए निर्वाचित हो सकते हैं, यानी देश के सर्वोच्च पद भी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ के आम से आम नागरिक भी। यही गणराज्य होता है। जैसे भारत में देख रहे हैं ना, इसके पहले रामनाथ कोविंद जी थे, कितने गरीबी से निकले थे, दलित परिवार से आते थे, लेकिन उनमें ऐसी प्रतिभा थी, देश के लोगों ने उनको, मतलब देश के जो लोगों के द्वारा चुनी गई संस्था है, जैसे लोकसभा के सदस्य जिनका बहुमत है, जैसे एनडीए की सरकार है, मोदी जी ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया, उन्हें चुना। तो कहने का मतलब देखें, कोई नहीं जानता है कौन अगले राष्ट्रपति बन जाएंगे। भारत के किसी भी नागरिक में से कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। यही गणराज्य की खूबसूरती होती है, यानी निर्वाचित होकर राष्ट्रपति आएंगे। ये समझ में आ गया बात। यानी भारत एक ऐसा देश है जहाँ का कोई भी आदमी यहाँ के सर्वोच्च पद को धारण कर सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। यही गणराज्य होता है। इसी को गणतंत्र व्यवस्था कहते हैं। यानी भारत लोकतंत्र के साथ साथ गणराज्य है। कैसे, आप जान गए, भारत एक गणराज्य है। यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष के पद पर कोई भी आम से आम नागरिक भी पहुंच सकते हैं। ये नेता, इसका मतलब यह हुआ कि भारत के सभी नागरिक एक समान है। अभी आपने देखा द्रौपदी मुर्मू जी बनी राष्ट्रपति, ये भी कितनी परेशानी से गुजर के आए हैं, इतने बड़े पद पे प्राप्त किए हैं। ये गणराज्य की खूबसूरती है। अगर राजतंत्र रहता तो किसी न किसी खानदान से ही अगले राष्ट्रपति बनते, लेकिन हमारे यहाँ गणराज्य है। देख रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू की कहानी आप जानिएगा, पढ़िए कहीं देख करके, गूगल पर या कहीं भी पढ़िए, तो आपको ये जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो काफ़ी संघर्षशील महिला रही हैं, काफ़ी परेशानियों से गुजर करके एक आम आदमी से राष्ट्रपति पद तक का सफर तय की है। और यही खूबसूरती है भारतीय गणराज्य की। तो आप सभी लोग समझ गए गणराज्य क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि मैं समझाने में सफल रहा। यानी भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। कहने का मतलब राष्ट्राध्यक्ष तो है ही, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी पद को प्राप्त कर सकता है। ये किसी बंधन में नहीं है कि फलाना ये चीज़ बनेंगे। तो भारत एक गणराज्य है। गणराज्य का मतलब आप लोग समझ गए। दो मतलब इसका हुआ, दो तरह से समझना है कि यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होकर आएंगे, वंशानुगत नहीं होंगे। और इसी से बात निकल जाती है कि जब निर्वाचित होकर आएंगे वंशानुगत नहीं आएंगे, किसी एक खानदान से नहीं आएंगे। इसका मतलब देश के किसी भी फैमिली से, किसी भी परिवार से कोई भी व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष या किसी भी लोक पद को प्राप्त कर सकता है। यही भारतीय गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल बटन दबा दें। बेल बटन दबाने से क्या होता है, कोई भी वीडियो हम डालेंगे आपके पास मोबाइल में तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। और अगर और अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा लगा हो, तो इसको शेयर कर दें, ताकि आपके परिचित जन, आपके मित्रगण भी इस तरह के ज्ञान को प्राप्त कर सकें, जानकारी प्राप्त कर सके। तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। शेयर भी कर दीजिए आप सभी लोग, यानी कि लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।